हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ मैं। एग्रीकल्चर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा ये। इकोनॉमी के अपन ने बेसिक्स देखे थे लास्ट क्लास में, जिसमें अपन ने इकोनॉमिक प्लानिंग देखी थी, जिसमें अपन ने इंक्लूसिव ग्रोथ देखी थी। इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। मतलब जैसे ABCD बेसिस होता है ना इंग्लिश सीखने के लिए, वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ बेसिस है। अगर आपको GS3 GS2 इवन GS4 अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें इसी के बेसिस पे होती है। फिर अपन ने पढ़ा गवर्नमेंट बजटिंग, और अब अपन आज आए हैं अपन, और इस गवर्नमेंट बजटिंग के लिए एक और लेक्चर डाला था मैंने, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2020। आज अपन नए लेक्चर के साथ आए हैं एग्रीकल्चर का। ये वाला जो लेक्चर होगा, ये लेक्चर बहुत ही बेसिक है, लेकिन बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है इसको समझने के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। कि जो एग्रीकल्चर होता है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है तो उसमें कुछ सिस्टम होगा। तो एग्रीकल्चर में जो सिस्टम फॉलो होता है उसको क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम में दो चीज़ें होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप मैनेजमेंट। क्या होता है देखते हैं अपन। इसके बाद क्रॉप मैनेजमेंट और क्रॉपिंग पैटर्न, ये एक टाइप का एक कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप हो रहा है। जब ये कल्टीवेट होगा तो कुछ इसमें क्या लगेंगे, इनपुट्स लगेंगे। अब वो इनपुट्स मतलब हर फार्मर एफर्ट कर पाए ये तो होता नहीं है, तो उन इनपुट्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, जिसको इनपुट सब्सिडीज़ बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्टेंट क्रॉप आती है। ये क्रॉप जो होती है, ऑब्वियसली जब क्रॉप कल्टीवेट होगी, उसके बाद जब वो प्रोड्यूस होके मतलब कट के एकदम रखी रहेगी, तो उसका प्रोक्योरमेंट करेगी कौन करेगी, या तो प्राइवेट बॉडी करेगी या फिर गवर्नमेंट करेगी। तो मेजरली गवर्नमेंट बॉडी कर लेती है, तो प्रोक्योरमेंट करती है काय पे, MSP पे। MSP आई थिंक सो सबको पता होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन रिकमेंड करता है, CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और फाइनलाइज कौन करता है, देखो ये रिकमेंड करता है, रिकमेंडेटरी बॉडी है। और फाइनलाइज कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना, ये पूछा जाता है कभी कभी कि MSP रिकमेंड कौन करता है, CACP, और फाइनलाइज कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये प्रोक्योरमेंट तक हो गया। तो अब प्रोक्योर करके रखी मतलब गोडाउन्स में रख के रखेंगे क्या, ये नहीं रखेंगे। अब इसका रोल क्या होता है, ये जो प्रोक्योर किया हुआ ग्रेन या फिर फूड ग्रेन्स वगैरह जो भी होते हैं, उसको ये PDS शॉप तक पहुंचाते हैं। PDS शॉप तक कैसे पहुंचाते हैं, क्या होता है, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। क्योंकि अपना सेकंड जो मतलब फिफ्थ टॉपिक जो है, उसमें सब्सिडीज़, एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, फार्म सब्सिडीज़, ये सब पढ़ना है। और साथ में इसके क्या पढ़ना है, MSP पढ़ना है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव देखो, PDS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको इधर पे लिखा है। देखो MSP इधर पे इंपॉर्टेंट थी। देखो ये जो लिखता जा रहा हूँ ना मैं, ये अगले टॉपिक्स में आएगा, इसको अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। हर साल सीधा क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे लास्ट ईयर, देखो मेरी बात को मैं जो बोल रहा हूँ उसको एज इट इज़ नहीं मानना है, लेकिन कब मानोगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार देख लो, मतलब अपने PYQ देख लो, सिलेबस देख लो, और देखो कि क्या क्वेश्चंस पूछता है UPSC। देखो UPSC जो क्वेश्चंस पूछता है वो सारे सीधे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सीधे क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस में जो लिखा हुआ है उससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एटलीस्ट जो सीधे क्वेश्चंस आते हैं उनको तो प्रिपेयर कर सकते हैं ना। तो उसी के लिए लेक्चर्स डाले जा रहे हैं, है ना। अभी प्रोक्योरमेंट हो गया MSP पे, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया PDS में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स जो होती हैं उन पे। ठीक है। उसके बाद देखो कुछ कुछ फूड ग्रेन जो होगा ना, वो प्रोसेसिंग के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में भेजा जाएगा। और ये हो जाएगा। देखो 3 टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर के। सबसे पहले ये जो बेसिक आज अपन पढ़ रहे हैं ये रहेगा। इसके बाद PDS, MSP, ये सब सब्सिडीज़, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस, ये सब पढ़ेंगे। तो इतना सब पढ़ना है अपन को बस एग्रीकल्चर में। बस नहीं है ये, कह रहेगा ये बस, मतलब ये लिमिटेड कब हो जाएगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम वास्ट हो जाएगी। तो फिर आप उसको कंसाइज कर लीजिएगा, 3-4 पेज, मतलब 10-12 पेज में एग्रीकल्चर हो जाएगा। ठीक है। अभी लेकिन समझो इसको, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भेजेंगे, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर का
मतलब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हो गया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये, इस साल क्वेश्चन आया था इसमें 2022 में, कि सीधा पूछा था व्हाट आर द इशूज़ ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और ऐसे करके क्वेश्चन था 10 मार्कर। बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होती ना तो ये बन जाता। फिर उसके बाद और क्या पढ़ना है, स्टोरेज पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, बफर स्टॉक पढ़ना है। देखो ये सब चीज़ें तो मतलब आपकी हो जाएंगी कि व्हाट आर द स्टोरेज प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, ये सब सब देख लेंगे। अपन आते हैं अभी बेसिक्स पे, बेसिक्स जो सिलेबस का पार्ट भी है और जिनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं अपन पॉइंट पे कि देखो सिलेबस में लिखा हुआ है मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं जो भी बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आप सिलेबस सामने रखो और मेरे लेक्चर को देखने के बाद आप सबसे पहले ओपन करो अपने PYQs। आप देखो कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से PYQ के कितने आंसर हो पा रहे हैं आपसे। अगर हो पा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप देखो ये लेक्चर्स। नहीं हो पा रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर देखना पड़ेगा, आप कुछ और ट्राई करो। बट मैं कह रहा हूँ कि आप ये बस पढ़ लोगे ना इतना, तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। फिर आप उसके बाद प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग की तो हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा यार बॉस, ठीक है। अब आ जाओ मेजर क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ। देखो अभी पहले अपन देखेंगे मेजर क्रॉपिंग पैटर्न, ओके। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न देखना है तो वो क्या होता है, तो सबसे पहले हमने भी बताया कि क्रॉपिंग सिस्टम होता है, उसमें दो पार्ट्स होते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉप मैनेजमेंट। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न में दो सब मतलब इसमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ क्रॉप और सिक्वेंस ऑफ क्रॉप। अभी टाइप ऑफ क्रॉप क्या होते हैं तो वो तो सबको ही पता होगा कि राबी क्रॉप होता है मेजरली, और खारिफ क्रॉप होता है ना। राबी क्रॉप मतलब क्या होता है, विंटर क्रॉप होता है। खारिफ क्रॉप मतलब मॉनसून क्रॉप हो गया। और इन बीच के मतलब इन दोनों के बीच में भी एक टाइम पीरियड रहता है जब जब अपन ग्रो नहीं कर पाते हैं कुछ भी, तो क्या ग्रो करते हैं, जैयद क्रॉप्स। तो ये क्या होती हैं, ये आपका होमवर्क है, अपन पढ़ेंगे राबी एंड खारिफ क्रॉप। इम्पॉर्टेंट ये और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि देखो वीट क्या है, राबी क्रॉप, एंड वीट एंड राइस, इन दो चीज़ों में इंडिया एज अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देखो एक और फैक्ट बता देता हूँ, बनाना, पपाया, मिल्क, इन सब में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे है, ठीक है। और एक और देख लेना पल्सेस का, पल्सेस में भी इंडिया शायद फर्स्ट पे होगा, ठीक है। तो ये देख लेना। देखो मिलेट में कौन से नंबर पे है ये आपको देख के बताना है, फर्स्ट नहीं है इंडिया, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। अभी फिर आते हैं, अब देखो एक बार आइज़ क्लोज करके देखो कि एक क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉपिंग पैटर्न आता है और क्रॉप मैनेजमेंट आता है। अभी क्रॉप मैनेजमेंट को थोड़ा साइड में रख दो, इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, देखो जेन्युइन मीनिंग क्या होता है पैटर्न का, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है ना किसी भी चीज़ का, उसको पैटर्न बोलते हैं। अभी क्रॉपिंग पैटर्न देखो एकदम दिमाग खोल के सुनना, क्रॉपिंग पैटर्न अपने सिलेबस में है। तो क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न में दो चीज़ें पढ़ना है अपन को, टाइप ऑफ क्रॉप और सिक्वेंस ऑफ क्रॉप। अभी टाइप ऑफ क्रॉप तो मैं बता चुका हूँ, राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप। देर आर टू टाइप ऑफ मेजर टू टाइप ऑफ क्रॉप, राबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप्स, ठीक है, सिंगल आ रहेगा, ठीक है। फिर सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस में ऐसा होता है कि जो राबी सीजन होता है, जैसे राबी क्रॉप्स, राबी इज़ अ विंटर क्रॉप, ओके, एंड खारिफ इज़ अ मॉनसून क्रॉप। तो अभी विंटर में क्या क्रॉप का पैटर्न है, जैसे फॉर एग्जांपल वीट है, तो वीट के साथ क्या एग्रीकल्चर में डालते हैं, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग पैटर्न है, मिक्स्ड क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप रोटेशन है, क्या है, किस टाइप का क्रॉप है। जैसे क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि जैसे राबी सीजन में इस एग्रीकल्चर ईयर में हमने वीट को सोन किया, देन नेक्स्ट जो राबी मतलब विंटर सीजन होगा, एग्रीकल्चर सीजन होगा, उसमें वीट को नहीं और दूसरी राबी क्रॉप को करेंगे, फिर उसके बाद वीट को करेंगे नेक्स्ट ईयर में। मतलब अल्टरेशन ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर क्रॉप यू आर कल्टिवेटिंग दिस ईयर, ठीक है। तो क्या होगा, उसको बोलेंगे क्रॉप रोटेशन, ठीक है। अभी आ जाओ अपन, देर आर टाइप्स और सिक्वेंस समझ में आ गया ना। क्रॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये समझ लो, ये थोड़े से मतलब बेसिक कंसेप्ट हैं, आप इसको समझ लोगे ना तो आपको ईजी पड़ेगा एग्रीकल्चर समझने में। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले जाके खेत में बीज तो डाल नहीं दोगे आप, पहले नंबर बीज किस में डालते हैं,
सॉइल में डालते हैं तो सॉइल को इतना कैपेबल बनाओ कि वो बीज को एक प्लांट बना सके, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है लूजनिंग ऑफ सॉइल। क्या? लूजनिंग ऑफ सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो आप, मतलब बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए। तो लूजनिंग ऑफ सॉइल क्या होता है? जैसे ये सॉइल है, इस सॉइल को किसी चीज़ से अपन एक्सटर्नल फोर्स देते हैं तो ये बिखर जाती है। अभी ये बिखरती है तो इसमें पोर्स आ जाते हैं। जब इसमें पोर्स आते हैं तो इधर से ऑब्वियसली कुछ अंदर जाएगा, कुछ बाहर जाएगा। तो क्या अंदर आएगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन अंदर आएगी, है ना। ऑक्सीजन अंदर आएगी तो माइक्रोब्स और जो एसेंशियल माइक्रोब्स या फिर अर्थबॉम्ब है उनका ग्रोथ होगा। जब उनका ग्रोथ होगा तो देखो, उनका ग्रोथ होगा तो अगेन ये सॉइल लूज होगी, है ना। मतलब पहले अपन ने सॉइल को लूज़ किया, लूज़ मतलब सॉइल को ब्रेक किया। जब इस सॉइल को ब्रेक करोगे, ब्रेक करना नेगेटिव सेंस नहीं है इधर, है ना, याद रखना। जब इसको ब्रेक करोगे तो ऑक्सीजन पेनिट्रेट होकर अंदर जाएगी। जब ऑक्सीजन जाएगी तो ऑब्वियसली माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब अर्थबॉम्ब्स वगैरह ग्रो करेंगे और ये एसेंशियल होते हैं क्योंकि ये फर्दर ह्यूमस देते हैं। तो ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह इस सॉइल में मतलब बर्थ लेंगे तो ह्यूमस फॉर्मेशन होगी इधर, और ह्यूमस अगेन इस सॉइल को लूज कर देगी, मतलब ब्रेक कर देगी। तो क्या होगा कि जो आप जो सीड डाल रहे हैं वो नीचे जाएगी, बहुत नहीं, मतलब ऑप्टिमम डेप्थ में चली जाएगी, और इसकी जो रूट्स होंगी वो बहुत मजबूत हो जाएंगी। अब जब ये मजबूत हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो वाटर ट्रांसपिरेशन और ये सब प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो आप समझ रहे हो ना, बहुत मतलब ये प्रोसेस होती है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें जो अभी मैंने बताया ना लूजनिंग ऑफ सॉइल, ये जो लूजनिंग की प्रोसेस होती है ना, इसी को टिलिंग बोलते हैं। देखो अभी तक 50 जगह आपने टिलिंग, और यूपीएससी ने प्रीलिम्स में हर साल टिलिंग पूछता है। वो व्हाट इज़ टिलिंग, मिनिमम टिलेज, मैक्सिमम। अब आ गया समझ में क्या होता है टिलेज। देखो टिलिंग से टिलेज, ओके। फिर इसके बाद होता है सोइंग ऑब्वियसली सीड डालना वो कहलाता है। तो देखो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड हो जाएगा सोइंग में अपन सीड को एक ऑप्टिमम डेप्थ तक बो करते हैं, और इसमें जो डिफरेंट टाइप के जो सीड ड्रिल्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। देखो इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये समझ लो, ये मतलब मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि जो सोइंग की प्रोसेस होती है ना, इसमें ना गुड क्वालिटी सीड्स को सोन करते हैं। अब इस गुड क्वालिटी सीड को पता कैसे करेंगे भाई, ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, नहीं है। इसको ना एक वाटर टैंक लेंगे अपन छोटा सा, इसमें पूरी सीड्स डाल देंगे। जो सीड्स फ्लोट होंगी ना उनको अलग कर देंगे, और जो सीड हैवी होके वाटर में डिप हो जाएंगी उसको निकाल लेंगे। तो जो डिप हो गई ना नीचे, मतलब जो हैवी सीड्स थी वो गुड क्वालिटी सीड्स कहलाएंगी। अब ऐसा क्यों? जो मतलब ये मतलब ऊपर लाइट वेट कैसे? तो जो लाइट वेट होती है ना, वो क्यों होती है लाइट वेट? इसका रीज़न है कि इसमें कोई माइक्रोव कुछ अंदर घुस जाता है और इसको अंदर से खोखला कर देता है, और ऑब्वियसली जब अंदर से हॉलो हो जाएगा तो ये लाइट होके वाटर में ऊपर फ्लोट करेगी। ऑब्वियसली ये तो इतना कॉमन सेंस होगा बॉयंसी के कारण। देन एडिंग मैन्योर, देखो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र में डिफरेंस समझ लो। देखो सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर करी, फिर उसमें अपन ने सीड को वो सोन कर दिया। फिर सो करने के बाद सीड में अपन ने क्या किया, अपन उसको कुछ देंगे ना फूड वगैरह, तो वो फूड क्या है? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र? तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइज़र इज़ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ओके, वेयर एज मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस which is formed after the decomposition of cattle, dung, waste और plant residue, ये सब, ठीक है। तो आप समझ में आए ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। देखो एक और डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा, कि जो मैन्योर है ना, मैन्योर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, वेयर फर्टिलाइज़र नहीं करता है ये काम, है ना। और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिक क्रॉपिंग होती है ना, इसमें केमिकल्स के तो यूज़ होते हैं, याद रखना, लेकिन मैन मेड नहीं होते, वो नेचुरल होते। तो ये मैन्योर हो गया इधर। मैन्योर इज़ अ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नेचुरली ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सिंपल। और फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ मैन मेड, ओके। तो इतना डिफरेंस है।
इसके बाद इरिगेशन। अभी इरिगेशन अपने मेन सिलेबस का टॉपिक ही है, इरिगेशन, टाइप ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। ओके, तो ये अपन को डिटेल में पढ़ना है, लेकिन डिटेल में मैं बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे है। तो इरिगेशन का सिंपल समझ लो, इरिगेशन दो टाइप के होते हैं, एक मॉडर्न टाइप होता है, एक ट्रेडिशनल टाइप होता है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम में टंका, ट्यूब वेल्स के थ्रू इरिगेशन करेंगे, और बैरी फॉर्मेशन। तो वही बैरी वाला सिस्टम ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये एक डॉक्यूमेंट्री डाली है, न्यूज़ चैनल का नाम है लल्लन टॉप। ओके, अभी इस पे ना एक वो डाली है डॉक्यूमेंट्री, राजस्थान के एक कोई डिस्ट्रिक्ट की है, उधर पे वो जाके देखना, आप डालना गूगल यूट्यूब पे डालना, आपको मिलेगी वो वीडियो, आप उसको देखना। मतलब आपको मज़ा आएगा, मतलब आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि देखो वाटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन डिस्ट्रिक्ट्स में, और अपन कैसे यूटिलाइज़ करते हैं ये अपन को भी पता है। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स, बीट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट, देखो अभी मैं क्या बता रहा था, हाँ इरीगेशन में बता रहा था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल में ये सब हो गया, मॉडर्न में मेजरली दो टाइप के होते हैं, ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल इरीगेशन। ओके, ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकल इरीगेशन आपको देखना है क्या होता है, और भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप देख लीजिएगा इसको। फिर आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट। प्रोटेक्शन ऑफ बीट कैसे करेंगे, देखो जो अपन ने इधर पे देखा था ना, टिल्लेज हो रहा था, टिलिंग वगैरह कर रहे थे अपन, सॉइल को लूज़ कर रहे थे, तो कुछ एसेंशियल माइक्रोब्स, तो क्या होता है ना कि वो जब ग्रो होता है ना एसेंशियल माइक्रोब्स का, तो ये जो बीट्स होते हैं ना, ये अपने आप किल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल वे होता है कि वीड्स से क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है तो टिलेज करो बिफोर सोइंग। और दूसरा होता है वीडिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक बेसिक सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, जहाँ पे भी साइड हो जाए ना, साइड CID साइड, या फिर साइडल हो, इसका मतलब होता है किल ही कर देना है, मार डालना है। तो वीड्स को मारने वाला जो भी केमिकल होगा वो वीडिसाइड्स कहलाएगा। ठीक है, इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। फिर हार्वेस्टिंग, ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग में अपन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, मतलब आपको पता होगा। दैन स्टोरेज में जो सिलोज वगैरह होते हैं ना, सिलोज, ग्रेनरीज, इन सब में इसको प्रोटेक्ट करते हैं कि ये जो रैट्स वगैरह, इंसेक्ट वगैरह हैं, ये खा ना पाए। अब आते हैं मेजर क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, ये मैप है, आप जितने अच्छे से इसको देख सकते हैं, मतलब बार बार, एक बार, दो बार आप इसको देखो, आप इसको इसके कलर कोडिंग को देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो भी आपको करना है आप लेकिन ये समझो इसमें कि क्या क्या ये बताना क्या चाह रहे हैं। देखो, ये देखो, राइस हो गया क्या, खारिफ। ठीक है, और वीट क्या हो गया, वीट हो गया अपना राबी। अभी देखो राइस कहाँ कल्टीवेट हो रहा है, इस वाले रीजन में, है ना, और वीट देखो कहाँ कल्टीवेट हो रहा है, इस वाले रीजन। तो देखो, कोई भी क्रॉप कल्टीवेट कहीं होती है तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लाइमेट, सॉइल, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वो देखते हैं अपन, डिफरेंट फैक्टर्स विच इफेक्ट क्रॉपिंग सिस्टम इन इंडिया, क्रॉपिंग पैटर्न। अब आते हैं टाइप ऑफ, देखो क्रॉप मैनेजमेंट अपन ने पढ़ लिया था, वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आप समझो ये प्रोसेस फॉलो होती है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मैनेजमेंट, मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप में, कि सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर सोइंग, फिर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे, फिर इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। एंड दिस स्टोरेज फर्दर अपन क्या करते हैं इसमें, जो अभी ऊपर बताया था आपको कि स्टोरेज करने के बाद अपन क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। उस प्रोक्योरमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की से जो क्रॉप बचता है उसको फूड प्रोसेसिंग में, या फिर इसको भी फूड प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं ऑब्वियसली। इसमें ना एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि जो क्रॉप इधर पे कल्टीवेट हो जाती है स्टैंडिंग क्रॉप के बाद उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो जो क्रॉप है उसका 50% लोकल विलेजेस में ही सेल हो जाता है। ये समझ रहे हो ना आप, मतलब हाफ ऑफ द क्रॉप इज़ सोल्ड इन लोकल मार्केट, लोकल जैसे कि विलेज मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इसके बाद जो प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन का जो होता है वो 50% क्रॉप का ही हो पाता है। ठीक है, फिर ये देख लेना आप, है ना। इसका टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, तो ये अभी ऊपर जैसे आपने सुना होगा, मैंने बताया था मोनो क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। ये क्या होता है, इसमें अपन आते हैं। देखो, मोनो क्रॉपिंग कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक खेत में एक ही टाइप के क्रॉप को, मतलब प्लांट्स को लगाएंगे, और जब प्लांट्स को लगाएंगे तो जो क्रॉप निकल के आएगी
वो एक ही टाइप की रहेगी थ्रू आउट द ईयर। मतलब वीट तो वीट, मतलब गेहूँ डाल रहे हैं तो गेहूँ ही निकालेंगे, ठीक है। मतलब गेहूँ के प्लांट सीड्स डालेंगे तो गेहूँ ही आएगी हर साल। तो इससे होता क्या है कि जो सॉयल है ना उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर क्या होता है इसके बाद अब ये इसमें फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और इन सब का यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल केमिकल्स का यूज़ करते हैं, मैन्योर वगैरह का। तो इससे क्या होता है एक टाइम के बाद इसकी जो फर्टिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है और डिजर्टिफिकेशन होने लगता है। डिजर्टिफिकेशन मतलब जब भूमि उपजाऊ नहीं रहती है ना, जब देखो डिजर्टिफिकेशन ब्रॉड ब्रॉड कंसेप्ट है। जब अपन डिजर्टिफिकेशन पढ़ेंगे ना, DS3 में ही आएगा, तो फिर देखेंगे, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है? साइमल्टेनियसली टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन इन अ सेम एग्रीकल्चर लैंड इन अ इक्विवेलेंट अमाउंट। देखो इसमें एक टर्म आता है इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है ये आपको देखना है, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। फिर इसके बाद इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? मतलब इंटरक्रॉपिंग में कुछ रेशियो होता है, जैसे 1:3, जैसे 1:4। तो एक क्रॉप मेजर क्रॉप होगी और एक माइनर क्रॉप होगी। तो वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट क्रॉप्स होती हैं जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, मतलब नाइट्रोजन वगैरह को यूटिलाइज करती हैं। तो जो नाइट्रोजन यूटिलाइजिंग होती है और एक नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है। तो जैसे एक जो क्रॉप होगी उसके साथ लेग्यूम्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ना, तो उसको कल्टीवेट करेंगे। तो इससे क्या होता है सॉइल की जो न्यूट्रिशन लेवल टेबल होती है ना वो मेंटेन रहती है। तो सॉइल डिग्रेडेशन प्रिवेंट होती है, ठीक है। और क्रॉप रोटेशन बता चुका हूँ। अभी देखो सिंपल सा फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट ये है इधर पे कि एक फील्ड में जब दो क्रॉप सोन करोगे आप, तो ये कुछ न्यूट्रिएंट यूज़ करेगी, एक कुछ न्यूट्रिएंट यूज़ करेगी, एक कुछ न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल को देगी और एक कुछ देगी। जब जो ये देगी वो वापस ये वाली यूटिलाइज कर लेगी, तो एक साइकिल बनेगी, एक चेन बनेगी जो कि हेल्प करेगी जो अपना न्यूट्रिएंट टेबल होता है सॉइल का वो मेंटेन करने में। अब बेनिफिट क्या है क्रॉप रोटेशन का? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्रॉप फर्टिलिटी बढ़ाएगी, मैं बता चुका हूँ, बाय रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट लेवल। फिर क्रॉप यील्ड बढ़ाएगी, ऑब्वियसली सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेगी। सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट करेगी ये समझो। जब न्यूट्रिएंट फिक्सेशन होगा तो ऑब्वियसली जो अपनी रूट होगी वो डीप डीप डाउन जाएगी, और जब वो जाएगी तो सॉइल बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट, बहुत ही ज़्यादा नहीं, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन हो जाएगा सॉइल में। ऑप्टिमम अमाउंट होगा तो ऑब्वियसली जब फ्लो होगा एक वाटर का तो वो इरोड करके नहीं ले जा पाएगी क्योंकि वो कस के पकड़े है, ठीक है। देन इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर, और ये कॉमन सा कंसेप्ट है। डाइवर्सिफिकेशन एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे रिड्यूस होगी इस पॉइंट पे, देखो समझो इस बात को कि एक फील्ड में दो क्रॉप सोन हुई है तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अभी इसकी कल्टीवेशन आएगी, कुछ इसकी कल्टीवेशन आएगी, जो कल्टीवेशन आएगी ऑब्वियसली इससे कॉस्ट कम हुई ना और प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। एक इधर पे एक कंसेप्ट में से मिस हो गया मिक्स क्रॉपिंग में जो दो क्रॉप्स कल्टीवेट होती हैं या दो से ज़्यादा होती हैं, अभी अपन दो का एग्जांपल देखते हैं। तो इस वाली क्रॉप का जो ग्रोइंग कंडीशंस होंगी और इस वाले की ये बहुत डिफरेंट होंगी, क्योंकि जब रेन मतलब ये एक दूसरे की एज इंश्योरेंस एक्ट करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग में जो अपोजिट क्रॉप होती है दैट एक्ट एज एन इंश्योरेंस फॉर अनदर क्रॉप। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। मिक्स क्रॉपिंग में एक क्रॉप दूसरी क्रॉप के अगेंस्ट एज एन इंश्योरेंस जैसे काम करती है। ये देखो, ये फोटोज़ देख लो, ये डली है। फिर इसके बाद अपन आते हैं फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉपिंग पैटर्न में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो ऑब्वियसली सॉइल, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र वाले रीजन में ब्लैक सॉइल मिलती है तो उधर पे कॉटन कल्टीवेशन होता है, ठीक है, ये पता होगा। जैसे क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो जैसे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स जैसे शुगर केन है तो वो यूपी वाला जो बेल्ट है उधर पे शुगर केन की खेती ज़्यादा होती है। फिर राइस है तो वो भी उधर ही पे बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होती है। रेनफॉल पैटर्न मतलब जैसे खारिफ क्रॉप्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज मानसून क्रॉप। तो जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी उधर पे खारिफ क्रॉप्स का कल्टीवेशन करेंगे। तो ऑब्वियसली देखो ना आप, क्रॉपिंग पैटर्न इज अफेक्टेड बाय जियोफिजिकल फैक्टर्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़। अभी इरिगेशन फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे अपन, जो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो इरिगेशन फैसिलिटी का ऐसा समझ लो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी रहेगी, ऑब्वियसली वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। सो
एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ होंगी, जैसे रिवर वगैरह, इससे वाटर वगैरह ले लेते हैं, डैम वगैरह होगा, तो वो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा जो कल्टी पैटर्न को डिसाइड करेगा, क्रॉप पैटर्न को। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग। अगर देखो कनेक्टिविटी, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो उधर पे जो क्रॉपिंग पैटर्न होगा वो एकदम एकदम प्लान्ड होगा, और जो क्रॉप उधर से आएगी उसका एक अच्छा वैल्यू मिलेगा मार्केट में। क्यों? क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी की होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो स्पॉइलेज प्रिवेंट होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब फ्रेश होगी सॉइल। ट्रेडिंग, मार्केटिंग ऑब्वियसली मार्केटिंग का खेल है यार, ये तो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। और मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा आपकी कॉस्ट इफेक्ट होती है। फिर इसके बाद इफेक्ट मतलब पॉजिटिव है ना, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। फिर इकोनॉमिक में फार्मर की क्या कैपिटल है, क्या इनकम है, ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। देखो फार्म साइज़, देखो इंपॉर्टेंट है फार्म साइज़। क्या हो रहा है कि फार्म साइज़ में फ्रेगमेंटेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा ना, क्रॉप यील्ड उतनी कम होगी। क्यों? अगर आपकी छोटा सा खेत है, आपके पास छोटी जगह है, तो आप ऑब्वियसली उसमें कैपिटल मतलब जो मैकेनाइज्ड फार्मिंग है उसको ऑप्ट नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली जब वो ऑप्ट नहीं करोगे तो कल्टीवेशन प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली कम रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करने के लिए। इनपुट अवेलेबिलिटी, अभी देखो इनपुट अवेलेबिलिटी इकोनॉमिक फैक्टर में इसलिए आता है क्योंकि सब्सिडीज़ वगैरह तो मिल ही जाती है। देखो एनर्जी सब्सिडी, सोलर सब्सिडी, मतलब डिफरेंट सब्सिडीज़ लाइक फर्टिलाइजर सब्सिडीज़, वाटर सब्सिडी, इरिगेशन सब्सिडीज़ एंड सो ऑन। तो इसको अपन एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, मतलब सब्सिडीज़ को। ये नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना GS3 का। और इंश्योरेंस अवेलेबिलिटी, देखो इंश्योरेंस जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ा था अपन ने, अभी इसको मैं इधर नहीं बताऊंगा। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट सोशल। अभी फूड हैबिट्स क्या होती है, जैसे साउथ में आप कभी गए होंगे ना, तो देयर इज़ हाई राइस कंजप्शन ट्रेंड, एंड इन नॉर्थ देयर इज़ वीट। ओके, तो अब नॉर्थ में क्या कल्टीवेट होगा? राइस तो होगा नहीं ज़्यादा, वीट ही होगा ना। और साउथ में राइस, नॉर्थ ईस्ट में भी राइस का ही कल्टीवेशन होता है, क्योंकि उधर पे फूड हैबिट्स राइस के लिए ज़्यादा ज़्यादा सस्टेनेबल है, ठीक है। इसके बाद इरिगेशन एंड इरिगेशन टाइप, तो ये मॉडर्न और ट्रेडिशनल बता चुका हूँ। जो पुराने सिस्टम है, बैरी सिस्टम, टंका सिस्टम, है ना, ट्यूबवेल सिस्टम। मॉडर्न में स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन, ये सब आएंगे, ड्रिप सिस्टम वगैरह। प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट हैं यार, और ये पेपर में पूछी जाएंगी। देखो जो चीज़ अब बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचोगे ना, तो आप समझोगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि व्हाट आर द इशूज़ ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हाउ कैन बी ओवरकम। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, बहुत प्रैक्टिकल है, जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन की प्रॉब्लम तो है ना एग्रीकल्चर में, हाँ है। अभी वो प्रॉब्लम है, तो पहले नंबर तो पता होना चाहिए क्या प्रॉब्लम्स है। फिर उसके बाद क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या और कर सकते हैं, मतलब क्या वे फॉरवर्ड होगा, मतलब व्हाट विल बी द फ्यूचर प्लान्स फॉर मेकिंग सस्टेनेबल इरिगेशन सस्टेनेबल। तो ये आप एक बार सोचोगे ना कि जो मतलब पेपर वाले जो पेपर्स जो बना रहा है उसके माइंडसेट को समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद ये देख लेना, इसमें ये सब बहुत ही जनरल से पॉइंट्स हैं। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस, शुगर केन, एक्सपेंसिव माइक्रो इरिगेशन ऑब्वियसली। देखो ये ना इधर पे एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इंटरप्राइजेस है। ये NGO है जो डिफरेंट डिफरेंट जो माइक्रो इरिगेशन है, इसमें थ्रू इनोवेशन इसकी कॉस्ट को कम करके इसको इसको कैपिटल फ्रेंडली बना रहा है किसानों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये एग्जांपल थोड़ा सा यूनिक है और आपको मतलब डिफरेंट जगह काम आ जाएगा। इसके बाद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, एनर्जी क्राइसिस, तो इसके लिए PM कुसुम लेके आया है। मतलब ये सब कुछ मैं बताता हूँ, नीचे अभी एक टेबल बनाया हुआ मैंने। फिर वाटर गवर्नेंस इशू, अनसस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिस, ग्राउंड वाटर, ये सब। तो आप इसको थोड़ा सा अब डीप डाउन जाओ, इनको सोचो, इन पॉइंट्स को, आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं सच में। सॉल्यूशंस आपको देखना है, वे फॉरवर्ड आपको देखना है। क्यों देखना है? इसका रीज़न है कि सब कुछ मैं नहीं कराऊंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि माउथ फीडिंग नहीं होगी। इधर पे आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने आप से मेहनत करना पड़ेगी। मैंने बता दिया है पढ़ना कैसे, ये वाला
ये कुछ फिगर है कि पंजाब सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करता है क्या, ऐसा है क्या, देख लेना। ठीक है, सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ करता है लेकिन, है ना, सबसे कम कौन सा करता है, तो इसमें नहीं दिया हुआ है, देख लेना वो भी। फिर इसके बाद आ जाओ, सबसे ज़्यादा कौन सी क्रॉप वाटर यूज़ करती है, तो शुगर केन, अनडाउटेबली। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये। आई थिंक सो एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट PYQs, देखते रहना PYQs, तभी कुछ होगा, समझ रहे हो ना। फिर इसके बाद आओ ये